नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय शीर्षक। आज हम पढ़ेंगे गीत अगीत कविता रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये जो कविता है इसमें प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और मानवीय प्रेम भाव का सजीव चित्रण दिनकर जी ने यहाँ किया है। तो ये जो कविता इसके प्रथम भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य चित्रित होता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया। कवि कहते हैं कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। तो ऐसे में लगता है कि वे अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है और किनारे के पास में एक गुलाब चुपचाप ये देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। फिर कविता का जो दूसरा भाग है उसमें कवि तोता और तोती, शुक शुकी जिसे कहते हैं, उनका सौंदर्य वर्णन करते हैं। तो तोता एक पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ होता है और उसके जो डाल है उसके घोंसलों को छाया देती है और उसी घोंसले में उस तोती ने अपने पंखों को फैला करके अपने अंडों को वो सह रही है। तो कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन करके आती है और तोती के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है, लेकिन उसका गीत केवल उसके वो बोलता कुछ है और उसके मुंह से निकलता कुछ है। तो कविता के तीसरे भाग में कवि ने नायक नायिका के प्रेम का वर्णन करते हुए एक लोकगीत गाता है। जैसे गाकर गीत विरह के तटनी, वेगवती बहती जाती है। तो वेगवती होता है तेज गति से। वेगवती किसे कहते हैं? तेज गति से। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। उपलों किसे कहा जाता है? किनारों से। किनारों को कहा जाता है, किनारों से। देते स्वर यदि मुझे विधाता। विधाता कौन? ईश्वर। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गाकर बह रही निर्जरी। निर्जरी, निर्जरी का अर्थ होता है झरना या नदी। पाठक मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो पाठक किसे कहा जाता है? गुलाब को। तो कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, कवि ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। किनारे के पास में ही एक गुलाब चुपचाप ये सब देख रहा है और अपने मन में सोचता रहता है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बह बह करके गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। तो कवि ये सब देख करके सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला गीत अगीत सुंदर है। दूसरी कविता बैठा शुक
उस घरी डाल पर। तो शुक किसे कहा जाता है? तोते को। शुक का अर्थ होता है तोता। जो खोते को छाया देती, खोते किसे कहा जाता है? घोंसला। पंख फूला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सहती। शुकी तोती को कहा जाता है, या मादा तोता कह सकते हैं इसको। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इस कविता के इस अंश में कवि ने तोता और जो मादा तोता होता है या जो तोती है उसके प्रेम का सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहता है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा हुआ है जो उसके घोंसले को छाया देती है, और उसी घोंसले में तोती अपने पंखों को फैला करके अपने अंडे से रही है। तो कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर, पर्ण यानी पत्ते के आती है और तोते के पंखों का जो सूर्य की किरणें स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है, और उसका गाना सुन करके जो तोती है वह भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के स्नेह में लिपट करके रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और जो मादा तोता है उसका गीत सुन करके फूले नहीं समा रही है। कहने का तात्पर्य है कि जो तोती है वह भी बहुत खुश है। तो कवि ये सब देख करके सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। दो प्रेमी है यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। आल्हा कहते हैं लोकगीत को। ठीक है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यही खींच लाता है। चोरी चोरी छिपकर सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यो मन में गुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत अगीत कौन सुंदर है।
हुई न क्यों में कड़ी गीत की। कड़ी किसे कहते हैं? वे छंद जो गीतों को जोड़ते हैं। ठीक है। बिंदना यो मन में गुंती है। बिंदना भाग्य विधाता। भाग्य या विधाता को कहा गया है। गुंती है का अर्थ होता है विचार करती है। विचार करती है। वेग यानी गति। किसी वेग से, वेग का अर्थ होता है गति। कवि कहते हैं कि जब एक स्थान पर नायक नायिका रहते हैं तो उनमें एक अर्थात नायक संध्या ढलने पर आला गीत गाता है और उसका स्वर सुनकर के नायिका घर से बाहर आती है और वह गीत के स्वर से खींची चली आती है। तो मानो वह गीत का स्वर ही उसे वहां खींच लाता है। तब वह नायिका चुपचाप नीम की छाया में खड़ी होकर के नायक का गीत सुनती है। उस समय वह सोचती है कि विधाता ने मुझे इस गीत की एक पंक्ति क्यों नहीं बना दिया। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, कितना आनंद मिलता। तो उसका जो नायक है वो पूरी तल्लीनता से गीत गाता है और नायिका का हृदय भी उसी वेग से आनंदित हो उठता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगीत की स्थिति में या स्वयं मौन रहने में भी उसे उतना ही आनंद का अनुभव होता है, उतना ही हृदय उसका पुलकित हो जाता है। इस तरह नायक का गीत गाना और नायिका का अगीत रहना, एक का मुखर होना और दूसरे का मौन रहना, तो इन दोनों में कौन सुंदर है, किसका राग प्रशंसा करने के योग्य है। तो कवि ये सब देख करके सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। तो इससे संबंधित जो पंक्तियां हैं उनको लिखना है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि जब नदी अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बह रही है तो किनारे पर एक गुलाब सोचने लगता है कि यदि भगवान उसे भी बोलने की शक्ति दे देता तो वह भी अपने सपनों के गीत सबको सुनाता। तो इससे संबंधित पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। ठीक है, ये इस प्रकार इसका उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, जब शुक गाता है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है।
इसका उत्तर हम किस प्रकार देंगे कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर के आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है। तो उसका गाना सुन करके जो मादा तोता है वह भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के स्नेह में लिपट करके रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। तो उधर तोते का जो गीत है पूरे वन में गूंज रहा है और उसकी जो मादा तोता है या उसकी जो साथी पक्षी है उसका गीत सुन करके फूले नहीं समा रही है। फिर तीसरा प्रश्न, कि नायक जब गीत गाता है तो नायिका की क्या इच्छा होती है? क्या आकांक्षा होती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जब नायक गीत गाता है तो नायिका चोरी से छुप छुप कर अपने नायक का गाना सुनती है और मन में सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। प्रकृति चित्रण को तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे कि कविता के प्रथम छंद में नदी के बहने से जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका कवि ने बड़ा मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है। नदी विरह के गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछुड़ने के दुख में दुखी होते हुए भी गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। तो ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती चली जा रही है। तो कवि कहता है कि किनारों के पास में ही एक गुलाब चुपचाप ये सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बह बह करके गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। फिर अगला प्रश्न कि प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध में कवि के विचार प्रस्तुत कीजिए। कवि के क्या विचार है, ऐसे भी कह सकते हैं। कवि के क्या विचार हैं प्रस्तुत कविता के आधार पर बताइए। प्रस्तुत कविता का क्या नाम है? गीत अगीत। कविता के आधार पर बतलाइए। तो इसका उत्तर कैसे देंगे हम कि प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का भी गहरा संबंध है और पशु पक्षी प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो प्रकृति ही उन्हें रहने के लिए या आवास प्रदान करती है और भोजन प्रदान करती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ये अति लघुरात्मक प्रश्न है, उत्तर है, ठीक है। मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? इसका उत्तर हम देंगे कि मनुष्य को प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों में आंदोलित करती है। जब मनुष्य किसी कल कल बहती नदी को देखता है तो उसे उसके संगीत में खो जाता है, और जब मनुष्य हल्की बारिश देखता है तो उसमें सरोबार होना चाहता है। लेकिन जब तेज तूफान आता है तो मनुष्य उससे बचकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या? कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे कि जब हमारी भावना हमारे मुख से लयबद्ध तरीके से बाहर आती है तो उसे गीत कहते हैं, या जब हमारी भावनाएं होठों के माध्यम से लयबद्ध होकर के बाहर आती है तो उसे गीत कहते हैं। जब कोई भावना अंदर ही रहती है तो उसे अगीत कहते हैं। तो कभी कभी अगीत भी गीत बन करके स्फुटित हो उठता है, और प्रकृति के द्वारा किए गए शब्दों से कवि भी हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि कवि की भावनाएं जो गीत बन करके बाहर आई है वह सुंदर है, या प्रकृति के बिना शब्दों वाला संगीत सुंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गीत अगीत शीर्षक कविता का मूल प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। या ऐसे भी कह सकते हैं कि गीत अगीत शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो हमें इस प्रकार इसका उत्तर देना है कि इस कविता में कवि ने प्रत्यक्ष भावना और प्रच्छन्न भावना की तुलना की है। ये तुलना प्रकृति में छुपे हुए अनेक सौंदर्य के सहारे से की गई है। नदी के गाने की तुलना गुलाब के मौन रहने से की गई है। शुक के गाने की तुलना शुकी के मौन से की गई है। प्रेमी के गाने की तुलना प्रेमिका के या नायिका के मौन से की गई है। इस तरह से इस कविता में कवि ने गीत और अगीत के माध्यम से प्रकृति का बड़ा ही मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। अब ये प्रश्न आपको करने हैं और